हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम CB2 की तैयारी हो सके, और अगर आप UPPCL की तैयारी कर रहे हो तो आपकी UPPCL TG2 की तैयारी हो सके। चलिए पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका जो बीच का पार्ट है ये क्या कहलाता है? एटम का न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के चारों लिए क्या कहलाती हैं? आपकी सेल्स कहलाती हैं। इनको हम सेल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स में आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने 1911 में किया था। अगर हम बात करें न्यूक्लियस के डायमीटर की, तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁴ मीटर होता है। और इस एटम का 99% जो वेट होता है वो कहाँ होता है? आपका न्यूक्लियस में होता है। वेट ऑफ द एटम इज अबाउट 99%। मतलब इस एटम का जो 99% जो वेट होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फाउंड। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब देखिए एटॉमिक वेट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अब हम प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटॉन की खोज डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब इस पे क्या होता है? इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जो आपका प्रोटॉन होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पे चार्ज कितना होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट क्या होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। अच्छा, जो आपका प्रोटॉन का वेट होता है वो क्या होता है? 1840 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेट। मतलब इसका जो वेट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन के वेट को इतनी बार गुणा कर देंगे तो आपका प्रोटॉन का वेट उतना हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज होता है। और इस चार्ज की वैल्यू क्या होती है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इसके वेट के बारे में बात करेंगे तो उसका वेट क्या होता है? 9.10 × 10⁻⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सबसे लाइट पार्टिकल होता है, मतलब सबसे हल्का पार्टिकल होता है एटम का, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये जो आपका बताया मैंने आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके डिस्टेंस की बात करें, इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2 से 3 फर्मी मीटर होती है। और डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए अब हम बात करेंगे करंट के बारे में, ठीक है। करंट क्या होती है बच्चों? अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें
तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, और जो क्या होता है न्यूक्लियस में ये पाया जाता है, न्यूक्लियस में ये आपका पाया जाता है। अब किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं। या कह सकते हैं कि एक कूलाम की वैल्यू क्या होती है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है ये क्या होता है, 1840 होता है। अब एक साइंटिस्ट थे बच्चों, बोरबरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो आपकी एटम्स की सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली सेल आपकी क्या कहलाती है, के कहलाती है, दूसरी सेल आपकी एल कहलाती है, तीसरी आपकी एम और चौथी एन कहलाती है। अब उन्होंने बताया था बोरबरी ने कि जो सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2n² होती है। क्या होती है, 2n² होती है। तो अगर हम ये आपकी जो के सेल होती है ये क्या होती है, न्यूक्लियस के पास की सेल होती है, न्यूक्लियस के पास की जो सेल होती है वो आपकी कहलाती है के सेल कहलाती है। और उन्होंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल कितने होंगे, 2n², मतलब n की वैल्यू 1 रख देंगे तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड सेल कितने होंगे, 8 होंगे। यहाँ पे क्या हो जाए, n की वैल्यू 2 रख देंगे तो आपका 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल क्या हो जाएंगे, जिसको m बोलते हैं, उसमें 18 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल कितना हो जाएगा, जिसको n बोलते हैं, उसमें होंगे 32। चलिए बच्चों, अब हम करंट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। करंट क्या होती है। करंट बच्चों ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, कंडक्टर में फ्लो होगी। करंट होती क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही आपकी करंट कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। क्या कहा है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, मतलब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं, ठीक है। अब करंट क्या होती है, करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट जो होती है हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, जो एम्पियर होती है ये यूनिट होती है करंट की, ठीक। करंट इज डिनोटेड बाय आई, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई इज इन इक्वल टू dq/dt। dq/dt मतलब क्या हुआ कि dq/dt क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो रेट, फ्लो होने की जो रेट है वो dq/dt है। और इसका अगर हम यूनिट यहाँ से निकालें तो कूलाम पर सेकेंड दूसरी यूनिट होगी। अब देखिए बच्चों, करंट बेसिकली बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी AC, एक होती है DC। AC क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसमें क्या होता है डायरेक्शन और वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। और उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। डायरेक्ट करंट क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। चलिए अब देखिए, I इज इन इक्वल टू NeAVD होता है, ठीक। ये भी आपको जानना चाहिए, आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। I आपकी क्या होगी, करंट होगी, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होगा, चार्ज हो गया, A क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, VD क्या होगा, आपकी डिप वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी जिसके कारण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी कंडक्टर में मोशन करते हैं। तो जो करंट की वैल्यू होती है ये होती है NeAVD, ठीक है। अच्छा, अब जगह बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल हिंदी में बोलते हैं इसको विभव, ठीक है। विभव क्या होता है, विभव क्या होता है, एक प्रकार का वर्क होता है, ठीक है। जब हम किसी टेस्टिंग चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाते हैं, जो वर्क करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से प्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। मतलब एनर्जी मतलब वर्क करना पड़ेगा, वर्क इज एनर्जी और एनर्जी इज वर्क। तो हम किसी टेस्टिंग चार्ज को, जैसे मान लीजिए
ये आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कोई टेस्टिंग चार्ज रखा क्यू नॉट। ठीक बच्चों, इस टेस्टिंग चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, और चार्ज की यूनिट कूलाम हो जाएगी, तो जूल पर कूलाम, और V इज इक्वल टू W/Q हो जाएगा। और आपकी अगर देखा जाए तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। पोटेंशियल की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट होती है। चलिए अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में सब बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आपने पूरा बेसिक क्लियर किया होगा, मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक लाइन में सब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए और रिवाइज करिए। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या है, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के फ्लो का विरोध करता है। ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो आर इज इक्वल टू V/I या ρL/A। अब रो क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल आपका क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, और जो आपका ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है, वी आपका वोल्टेज है, आई आपकी करंट है, आर फॉर रेजिस्टेंस। अब देखिए लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर या इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो आपका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम मर्ज कर देते हैं तो ये आपको मिलता है R इज इक्वल टू ρL/A। आर क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, एल आपका क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है, और रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें बच्चों, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, RT माइनस R0/R0 इंटू टी। अब देखिए RT माइनस I0 क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस में चेंजिंग जो हो रही है वो है। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो पर डिग्री सेल्सियस की यूनिट होती है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस होती है। कंडक्टर का जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। चलिए कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकता, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल G से। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस, मतलब G इज इक्वल टू 1/R। इसको लिख सकते हैं G इज इक्वल टू 1/R। अब आते हैं कंडक्टिविटी पे। देखिए कंडक्टिविटी क्या है, ये आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल है। इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द, रेजिस्टिविटी होना चाहिए, यहाँ पे कंडक्टिविटी मैंने लिख दिया भूल से, यहाँ पे रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टिविटी होगा। ठीक, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, तो यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। और अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें
तो इसकी यूनिट होती है साइमन और मोहो, इसकी 2 यूनिट होती है। चलिए अब आते हैं ओम्स लॉ पे। देखिए ओम्स लॉ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के रिलेशन को बताता है। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर पैसिव एलिमेंट्स। जो आपका ओम का नियम है वो पैसिव एलिमेंट्स पे कार्य करता है। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टर हो गया, ये सब आपके क्या है, पैसिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ओम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी, मतलब ये एसी और डीसी सर्किट दोनों पे काम करता है। और ओम्स लॉ कर्व इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ का जो क्या बोलते हैं कर्व होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ओम्स लॉ डज नॉट फॉलो इन एक्टिव एलिमेंट्स। ये एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, जैसे आपका डायोड हो गया और आपका रेक्टिफायर हो गया, ये सब जो है आपके ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक। ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी बाई आई इज इक्वल टू आर होता है। और अगर हम इसको कंडक्टेंस के फॉर्म में निकालें तो ये होता है आपका आई इज इक्वल टू जी वी। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर तो आप लोग जानते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, पी इज इक्वल टू आई वी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो बच्चों इसकी यूनिट होती है वाट। क्या होती है, वाट होती है। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, वी स्क्वायर बाई आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है और वी आई टी भी होता है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो आपकी जूल होती है। ठीक बच्चों, चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है जूल्स लॉ, जूल का नियम। देखिए किसी भी वायर को जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक। तो उसमें क्या होती है, हीटिंग जनरेट होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसमें ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसके इसके टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है और जो ये इक्वेशन होता है h इज इक्वल टू 0.24 आई स्क्वायर आर टी, ये आपका जूल्स लॉ कहलाता है। अब हम बात करेंगे कंडक्टर की। तो कंडक्टर हैज़ अ पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव थर्मल कोफिशिएंट होता है। और कंडक्टर जितनी भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। और इसमें जो कंडक्टर होते हैं, जो आपका अच्छा कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 की पावर 22 तक होती है। ठीक है। और क्या होता है, कंडक्टर में एनर्जी गैप नहीं होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे अच्छा कंडक्टर आपका सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद आपका गोल्ड है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन है। सिल्वर का कंडक्टेंस होता है 96%, कॉपर का होता है 90%, एल्युमिनियम का होता है 60%। सिल्वर महंगी धातु है इसलिए ज़्यादातर हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। अब चलिए बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिकतम, अच्छा जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 18 तक होती है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है।
अब देखिए सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर हैव अ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप। मतलब क्या होता है, इनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब एनर्जी गैप कम होता है। सेमीकंडक्टर हैव अ नेगेटिव थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। नॉर्मल कंडीशन में बच्चों ये क्या होता है, इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। इनको कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग टेम्परेचर देते हैं या डोपिंग करते हैं। डोपिंग करते हैं तो दो प्रकार के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा होती है। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पेंटावैलेंट मटेरियल मिला के बनाए जाते हैं। जब सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट बनाते हैं तो क्या होते हैं, ये एन टाइप बनते हैं। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पेंटावलेंट मिलाया था, जैसे आर्सेनिक हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, ये आपके क्या है, पेंटावलेंट होते हैं। पेंटावलेंट को जब हम सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन मिलाते हैं तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब जब ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो आपका पी टाइप बनता है। ट्राइवेलेंट में आपके क्या है, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब के ट्राइवेलेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एम्पियर बराबर क्या होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक मिली एम्पियर जो होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। एक माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ये देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का प्रेशर है, इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से। ठीक है, देखिए आप पोटेंशियल कहिए चाहे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहिए, एक ही बात होती है। ये देखिए फॉर्मूले इसके दिए हैं, E इज इक्वल टू W/Q, इज इक्वल टू I/R+R। देखिए कैपिटल R आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, R आपका स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। E इज इक्वल टू -N/dφ/dt। ठीक है, ये सब आपके फॉर्मूले हैं। ठीक, चलिए कुछ और अच्छी बातें आपको बताते हैं। 1 किलो ओम 10⁻³ ओम के बराबर होता है। 1 मेगा ओम 10⁻6 ओम के बराबर होता है। स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन यूनिट्स, ठीक है, देखिए वर्क बराबर होता है W इज इक्वल टू F इंटू डी। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। MKS यूनिट क्या है इसकी, वर्क की, न्यूटन मीटर। CGS यूनिट क्या है, अर्ग। और FPS यूनिट क्या है, फुट पाउंड। 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर होता है। CGS यूनिट क्या है, 10⁻7 अर्ग और 10,200 ग्राम सेंटीमीटर। FPS बराबर होता है 0.7367 फुट पाउंड। 1 किलोमीटर में 9.81 न्यूटन मीटर होते हैं या 7.233 फुट पाउंड होते हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर में 981 डाइन सेंटीमीटर होता है। चलिए अब पावर की बात करें तो पावर की CGS में यूनिट क्या है, वाट है। और ये किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग पर सेकंड के बराबर होता है। और 10,200 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक बताते हैं आपको। देखिए
एक HP बराबर 33,000 फुट पाउंड पर मिनट होता है। एक HP में 550 फुट पर सेकंड होते हैं। और क्या होता है, 746 गुणे 10⁻7 अर्ग पर सेकंड होता है। देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग कैपिटल G से लिखते हैं। G इज इक्वल टू 1/R महो और साइमन। अब बात करें ससेप्टेंस की, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग B से, और ये क्या होता है, रिएक्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक है। एडमिटेंस बात करेंगे। एडमिटेंस क्या होता है, इम्पिडेंस का उल्टा होता है। इम्पिडेंस का उल्टा होता है, इसको हम लोग Y से रिप्रेजेंट करते हैं, और Y इज इक्वल टू क्या होता है, 1/Z, और इसकी यूनिट क्या होती है, महो। तो बच्चों आज मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, इनको याद करिएगा, हो सकेगा तो नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।